इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है पॉल नाम के एक लेखक को दिखाते हुए, जो कि काफी ज्यादा फेमस था। पॉल ने तो अब तक कई सारी फेमस नॉवेल्स लिखी होती हैं, जिसके सारे एडिशन बिक चुके थे और वो अभी इस वक्त एक दूसरी जगह पर जा रहा होता है जहां पर वो मिस्री नाम की एक नॉवेल का अगला पार्ट लिख सके। दरअसल मिस्री नाम की वो नॉवेल काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और उसके पूरे 8 पार्ट आ चुके थे। इसीलिए अब पॉल एक बर्फीले वाली जगह पर जा रहा होता है जहां पर वो शांति से अपना नेक्स्ट पार्ट की तैयारी कर सके। पॉल तो तुरंत ही ट्रेवल करते हुए उस जगह पर पहुंच गया और अपने नॉवेल की नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करके उसे लिखने भी लगा। दरअसल इस नॉवेल के अंदर काफी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम मिस्री ही था। सारी ऑडियंस पॉल की इस नॉवेल के काफी ज्यादा दीवाने हो चुके थे और सारे के सारे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ते थे। इसीलिए पॉल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया था कि वो अपने नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट भी बाकी नॉवेल्स जैसा एकदम परफेक्ट लिखे। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद पॉल ने नॉवेल तो लिख ली होती है और उसके नेक्स्ट पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया होता है। इसीलिए वो वापस अपने घर यानी कि ऑफिस में जा रहा था ताकि वो ये नॉवेल सबमिट कर दे और नॉवेल की इस नेक्स्ट पार्ट की एडिशन बनना चालू हो जाए, जो कि मार्केट में जाकर धूम मचाएगी। लेकिन पॉल को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि बाहर की तरफ बर्फीला तूफान मौजूद है। वो गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता और अब अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पॉल की तो हालत उसमें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो घायल होकर पड़ा हुआ था। वो वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी एक दूसरी लेडी पॉल को उठाते हुए उसकी मदद करती है और अपने घर की तरफ लेकर जाती है। उस बर्फीले तूफान में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और अगर वो लेडी पॉल को बचाकर नहीं लेके आती तो पॉल वहीं जमकर मारा जाता। थोड़ी देर में हमें पता चला कि वो लेडी का नाम एनी होता है और वो एक नर्स का काम किया करती थी। इसीलिए वो पॉल की अच्छी तरीके से देखरेख करती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। दरअसल एनी यहाँ पर पॉल को पहले से जानती है क्योंकि वो भी उसकी नॉवेल्स पढ़ती है और एक तरीके से एनी ने ये बताया कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे नॉवेल्स मैंने कई बार पढ़े हैं और वो सबसे बेस्ट होते हैं। कुछ समय बाद जब पॉल को होश आता है तो वो एनी से पूछने लगा कि आखिरकार मैं यहाँ पर कितने दिन से मौजूद हूँ। एनी उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर रहे 2 दिन हो चुके हैं और तुम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो। पॉल ने कहा कि तुमने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया, तो एनी सिंपली कहती है कि यहाँ पर फोन लाइंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बर्फीला तूफान था जहाँ पर इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जब तक तूफान नहीं थम जाता तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। लेकिन पॉल को तो बहुत ज्यादा जल्दी होती है। एनी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि उस एक्सीडेंट के अंदर तुम्हारे शोल्डर डिसलोकेट हो चुके हैं और दोनों पैर डैमेज हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आराम करने के बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसीलिए तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। एनी पॉल की सारी चीजों में मदद करती है और उसकी शेविंग भी करती है। पॉल काफी ज्यादा खुश हो चुका था इस केयर की वजह से क्योंकि उसके साथ ऐसा बिहेव किसी ने नहीं किया और एनी तो उसकी बहुत बड़ी फैन भी है। एनी तो पॉल को जरा भी शिकायत का मौका ही नहीं देती और उसकी सारी चीजों में मदद करती है और उसका ख्याल भी रखती है। पॉल तो एनी से काफी इम्प्रेस भी हो चुका था। वहीं अब हमें पॉल की मैनेजर को दिखाया जाता है जो काफी परेशान हो रही थी उसके यहाँ पर ना आने की वजह से, क्योंकि कुछ दिन पहले पॉल ने खुद उसकी मैनेजर को बताया था कि मैंने अपने नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और वो वापस अपने घर पर आ रहा है। लेकिन उसके बाद से पॉल का नामो निशान तक नहीं था। उसके मैनेजर सोच रही होती है कि शायद पॉल के साथ कुछ दुर्घटना हो गई होगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द पुलिस वालों को भी इस बात का इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वाले भी अब कंप्लेन लेने के बाद पॉल को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अब पॉल जो कि एनी के घर पर था वो काफी ठीक हो चुका होता है। इतने दिनों के आराम के बाद उसकी रिकवरी काफी तेजी से हो रही थी। एनी यहाँ पर अब एक दिन पॉल का ख्याल रखते हुए उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे द्वारा लिखी गई नॉवेल का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ सकती हूँ जो तुम्हारे पास मौजूद है। हालांकि पॉल ये सारी चीजें किसी को भी नहीं दिखाता और ये चीजें कॉन्फिडेंशियल भी है, लेकिन एनी ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी और एक्चुअली में उसकी जान भी बचाई होती है। इसीलिए पॉल ने एनी को वो किताब दे दी जो इसके नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट था और अभी तक पब्लिश भी नहीं हुआ है। एनी तो पॉल द्वारा उस किताब को लेकर पढ़ने के लिए चली जाती है। कुछ घंटों के बाद वो वापस आकर पॉल की देख रेख करने लगी। पॉल एनी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें वो किताब कैसी लगी। एनी एकदम खुश होकर कहती है कि आपने जितनी भी नॉवेल की किताबें लिखी हैं ये उसी तरीके की है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। लेकिन एनी ने पॉल से ये बताया कि एक पेज के बाद मुझे उसकी कहानी समझी नहीं।
पॉल पूछने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा पोर्शन है। एनी पॉल को बताती है कि तुमने नॉवेल के बीच में कुछ ऐसे बच्चों का इंक्लूजन किया है जो कि स्ट्रीट पर रहा करते थे और बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। उन्होंने जो लैंग्वेजेस यूज की हैं वो बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास हैं और ये बातें एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब जाकर पॉल उसे समझाता है कि मैं भी स्ट्रीट से ही पला बड़ा हूँ और वहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है क्योंकि वो सारे उनके नेचर में हैं। अब पता नहीं क्यों एनी को जब ये आंसर मिला तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके हाथ में जो सूप मौजूद होता है वो उसने बिस्तर पर गिरा दिया था, जिसके लिए अब वो सिर्फ और सिर्फ पॉल को जिम्मेदार ठहरा रही होती है। यहाँ पर हमें एनी के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी दिखाई दी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एकदम एग्रेसिव दिखाई दे रही होती है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सनालिटी और एक दूसरी पर्सनालिटी जिसमें कि एनी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद एनी एकदम नॉर्मल हो जाती है और वापस से घर में चली जाती है। पॉल तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। अब अगले दिन एनी यहाँ पर पॉल को सारी चीजें प्रोवाइड कराती है और कहती है कि मैंने हॉस्पिटल वालों से बात कर ली है। वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन पॉल के पूछने पर एनी जवाब देती है कि अभी तक हाईवे का रास्ता क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तुम यहीं पर रहकर थोड़ी देर तक आराम करो। पॉल तो कहता है कि एटलीस्ट मुझे अपने घर वालों को कॉल करने दो क्योंकि वो टेंशन में होंगे। लेकिन एनी जवाब देती है कि टेलीफोन अभी तक काम नहीं किया, मैंने तो हॉस्पिटल वालों को दूसरे फोन लाइन से कॉल किया था। यहाँ पॉल धीरे धीरे समझ रहा था कि शायद ये एनी सारी चीजें झूठ बोल रही है और कहीं न कहीं उसे अब शक भी हो गया था। एनी ने तो पॉल द्वारा लिखी गई वही सारी नॉवेल की किताबें लेकर आई थी और उसे पढ़ रही होती है। यानी कि उसके अंदर काफी ज्यादा क्रेज था इन सारी किताबों का। एनी तो पॉल को बताते हुए ये कहती है कि कई साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो चुका था और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई थी, लेकिन पॉल की ही नॉवेल्स ने उसे सपोर्ट किया। एनी ने तो पॉल की किताबें और सारी नॉवेल्स को इतनी बार पढ़ा होता है कि उसके सारे कैरेक्टर्स उसके दिमाग में बैठ चुके होते हैं। अब एक रात जब पॉल अपने बिस्तर पर सो रहा था तभी एनी काफी ज्यादा गुस्से में उसके सामने आ जाती है। एनी चिल्लाते हुए पॉल से कह रही थी कि आखिर तुमने मिस्री को क्यों मारा। दरअसल बात ये थी कि पॉल ने जो नॉवेल लिखी होती है उसके अंदर मिस्री नाम की एक कैरेक्टर थी, लेकिन कहानी के अंदर पॉल ने मिस्री नाम की उस कैरेक्टर को खत्म कर दिया। यानी कि वो एक तरीके से कहानी में मर जाती है। इसी वजह से एनी अब काफी ज्यादा गुस्सा हुई थी कि आखिरकार पॉल ने क्यों किया, क्योंकि उस कैरेक्टर यानी कि मिस्री से एनी काफी ज्यादा रिलेट कर पाती थी। लेकिन पॉल एनी को समझाता है कि ये सिर्फ कहानी है, मैंने रियलिटी में किसी को नहीं मारा, बल्कि ये तो उसका कैरेक्टर है। लेकिन एनी जो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी वो तो लगातार यही कह रही होती है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो, तुम एक तरीके से मर्डरर हो जिसने कि मिस्री नाम की इतनी अच्छी कैरेक्टर को जान से मार दिया। पॉल उसे समझाता है पर एनी समझने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब एक चेयर उठाकर पॉल को मारने की कोशिश करती है। पॉल इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ तो आगे बढ़ाता है, लेकिन एनी ने हमला तो किया पर वो साइड में जाकर लग जाता है। एनी का गुस्सा एकदम 7वें आसमान तक पहुंच चुका था और वो तुरंत ही उस जगह से जाने लगी। एनी यहाँ पर पॉल को साफ साफ कहती है कि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें यहाँ पर कोई लेने आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रख दिया है और मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, और अगर गलती से मैं मारी गई तो तुम्हें भी बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद रहोगे। एनी के जाने के बाद पॉल काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों और पूरे बॉडी के ऊपर स्टिचेस लगी हुई थी और वो चल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाता। पॉल काफी ज्यादा दर्द के दौरान वहीं पर बेहोश हो गया। सारी रात वो इसी तरीके से पड़ा रहता है। सुबह होने पर एनी पॉल को उठाती है और बेड पर लेटा देती है। पॉल पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और एनी को पहले से पता होता है कि पॉल अगर कोशिश भी करे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालती पॉल को घर के अंदर कैद करके रखने के लिए। पॉल को एक तरीके से एनी के बिहेवियर के बारे में पता लग गया था कि वो कितनी एग्रेसिव है। भले से वो सामने से दिखाती थी कि वो कितनी अच्छी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शायद एक तरीके से एनी को मल्टीपल पर्सनालिटी की डिसऑर्डर थी, यानी कि उसके बॉडी में कई सारे कैरेक्टर्स रहते जो कि कभी कभी उसके ऊपर हावी हो जाते। अब एनी पॉल द्वारा लिखी गई कहानी की नेक्स्ट चैप्टर की किताब, जिसकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद होती है, उसे तो जलाने के लिए लेकर आ गई। उसके हाथ में पेट्रोल और माचिस भी होता है जिससे कि वो उसे जलाकर खत्म कर दे, क्योंकि एनी को इस कहानी के अंदर का एक पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दरअसल वो मिस्त्री नाम की कैरेक्टर को काफी पसंद करती थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कहानी के अंदर वो मर जाए। इसीलिए पॉल से कहती है कि तुमने गलती की है, ये
कहानी लिखकर, और अब ये कहानी पब्लिश ना हो इसीलिए मुझे ये जलाना पड़ेगा। लेकिन पॉल ने ये सारी कहानियां काफी मेहनत से लिखी थी, इसीलिए वो एनी से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं इसे पब्लिश नहीं करूंगा, सिर्फ अपने पास रखूंगा। लेकिन एनी बहुत ज्यादा चालाक थी और उसने सिंपली कह दिया कि अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो इसकी कहानी तुम्हें याद हो सकती है और तुम फिर से ये किताब लिख सकते हो, इसीलिए मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती और इस बुक को जलाने वाली हूँ। एनी तो चांस देती है कि इस बुक को तुम ही जलाओ, नहीं तो मैं पेट्रोल तुम्हारे ऊपर गिराकर तुम्हें ही मार दूंगी। अब इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद पॉल के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। उसने तो अपनी जान बचाने के लिए अपने द्वारा लिखी गई नॉवेल की नेक्स्ट पार्ट, जिसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है, उसे पूरी तरीके से जला दिया। वो तो अपनी पूरी मेहनत को जलता हुआ देख रहा था। पॉल को काफी ज्यादा बुरा लगता है इन सारी चीजों की वजह से। वहीं दूसरी तरफ एनी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब हमें बाहर की तरफ हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर बैठकर पॉल को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ फैलने के कारण उन्हें पॉल कहीं नहीं दिखाई देता और वो लोग वहां से चले जाते हैं। एनी उन सारे लोगों को खिड़की के रास्ते से काफी आराम से देख रही थी, क्योंकि उसे पता होता है कि पॉल उन्हें इस तरीके से आसानी से नहीं मिलने वाला। अब यहाँ एनी एक टाइपराइटर और कई सारे पेपर्स लेकर आती है, जिससे कि वो पॉल को कह रही थी कि तुम एक दूसरी कहानी लिखो जिसमें कि मिस्री जिंदा रहे, उसे कहानी खत्म होने तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि पॉल रेडी तो हो जाता है, लेकिन उसने एनी से कहा कि ये पेपर्स जो तुम लेकर आई हो इसके ऊपर इंक पूरी तरीके से फैल जाएगी और ये पेपर की क्वालिटी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। एनी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है कि मैं जो भी चीजें कर लूं तुम्हें वो पसंद ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पॉल ने उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया कि देखो किस तरीके से इंक फैल जा रही है, और अगर मैं कहानी लिख भी लूंगा तो वो कुछ काम की नहीं रहेगी। एनी फिर से काफी गुस्सा हो गई और पॉल को उसी कमरे में छोड़कर गाड़ी लेकर चली जाती है शहर की तरफ, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के पेपर्स लेकर आ जाए। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सारा प्लान पॉल का होता है, ताकि वो एनी को अपने से दूर कर दे और इस जगह से भागकर कहीं सेफ जगह पे चला जाए। पॉल अब व्हील चेयर पर होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पॉल पूरी कोशिश कर रहा था कि वो डोर ओपन करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसके पैरों में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो डोर ओपन कर सके, यानी कि अब वो पूरी तरीके से फंस चुका था और चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकता। पॉल अब अपने व्हील चेयर पर बैठकर एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर एनी ने काफी सारी दवाइयाँ रखी थी। वहाँ पर पेन किलर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ पेन किलर पॉल ने अपने पास रख लिए थे। अब उसे थोड़ी देर के अंदर एनी की गाड़ी की आवाज आती है, क्योंकि वो पेपर्स लेकर वापस आ चुकी थी। पॉल तुरंत ही अपनी व्हील चेयर से ट्रेवल करता हुआ उसी रूम में चला जाता है और टाइपराइटर के सामने बैठ जाता है, क्योंकि एनी को जरा सा भी शक हुआ तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकती थी। एनी ने वो पेपर्स ला दिए, जिसकी वजह से अब पॉल को वो सारी कहानी फिर से लिखनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर उसने मिस्री को बिल्कुल मारा नहीं होता, बल्कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। वहीं अब हमें पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो लगातार उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करके पॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन सभी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बर्फ के बीचों बीच पॉल की गाड़ी दिखाई दी, जिसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छे से देखने के बाद उन्हें पॉल की बॉडी तो नहीं मिलती, इसीलिए कई ऑफिसर्स ने अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया कि शायद पॉल की बॉडी को कोई जानवर लेकर गया होगा या फिर वो यहीं कहीं बर्फ के अंदर दफन होगा। इसके लिए कड़ी निगरानी कर दी गई और ऑफिसर्स को जांच पड़ताल करने के लिए बोल दिया गया। लेकिन जो इस केस का मेन हेड होता है, वो पुलिस ऑफिसर जब कार को देख रहा था तो उसने ये नोटिस किया कि इस कार को जबरदस्ती बाहर से ओपन किया गया है और ये काम कोई जानवर तो कर ही नहीं सकता, जरूर ये किसी इंसान का काम होगा। यानी कि पॉल का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी बॉडी को कोई लेकर गया है, इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर आसपास की सारी जगहों पर ढूंढकर पता लगाने लगा कि आखिर पॉल कहाँ मिल सकता है। वहीं पॉल अब मिस्री के बारे में काफी अच्छी बातें लिखता है और उसे एंड तक जिंदा रखता है। एनी को जब ये बातें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि एटलीस्ट उसकी किताब में अब जो कैरेक्टर को वो फॉलो करती थी वो जिंदा है और काफी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। एनी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नाचने भी लगती है। तभी पॉल ने एनी से कहा कि इस बात पर तो हमें पार्टी करनी चाहिए, हम साथ में डिनर करते हैं जिसमें काफी मजा आएगा। एनी इस बात के लिए राजी हो गई और वो आज शाम के लिए डिनर प्रिपेयर करने लग जाती है। पॉल का यहाँ पर प्लान था कि उसके पास जो पेन किलर्स होते हैं उसने उन सारे पेन किलर्स को एक साथ जमा कर लिया था। वो दोनों डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और सामने काफी सारा खाना रखा गया था। पॉल कहता है कि मिस्री के जिंदा होने की खुशी में हमें शैंपेन पीनी चाहिए, इसीलिए वो दोनों शैंपेन पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पॉल ने एनी से कह दिया कि क्या हमारे पास कैंडल है, क्योंकि कैंडल से काफी अच्छा फील होगा। एनी कैंडल लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है।
तभी पॉल ने मौका देखते ही वो सारे पेन किलर्स एनी के ड्रिंक में मिला दिए थे, क्योंकि इतने सारे पेन किलर्स एक साथ पीने के बाद किसी की भी जान जा सकती थी। एनी जब कैंडल लेकर आती है और उसे जलाकर रखती है तो अचानक वो कैंडल नीचे गिर गया था और उसी कैंडल को बचाने के चक्कर में उसकी शैंपेन की ग्लास भी नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो पूरी शैंपेन नीचे गिरने की वजह से पॉल का ये प्लान भी चौपट हो गया और अब वो एनी से बचकर कहीं जा ही नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और पॉल वहीं पर फंसा रहकर अपनी किताब कंप्लीट कर रहा था। इस किताब में उसे एनी द्वारा कहे गए मिस्री नाम के कैरेक्टर को अंत तक जिंदा रखना था और काफी अच्छी तरीके से उसे ट्रीट करना था। अब एक दिन यहाँ पर एनी फिर से पेपर्स लेने के लिए सिटी की तरफ चली जाती है, यानी कि घर में कोई भी नहीं था। इसीलिए अब पॉल मौका देखकर यहाँ से बाहर निकलने की फिर से कोशिश करता है और वो तुरंत ही व्हील चेयर की मदद से आगे बढ़ने लगा था। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू भी अपने पास रख लिया ताकि बुरे वक्त में वो अपनी सुरक्षा कर सके। साथ ही साथ उसने दरवाजा भी एक पिन की मदद से खोल लिया होता है, जिससे कि वो दूसरे कमरे में जा सकता था। अब यहाँ पॉल को कमरे की छानबीन करते समय कुछ स्क्रैप पेपर्स मिले हुए होते हैं, जिसके ऊपर कई सारी कटिंग्स लगाई गई थी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनी ने बनाए होते हैं, जिसके ऊपर उन बच्चों के पेपर्स थे जहाँ पर हॉस्पिटल में कई सारे बच्चों को मार दिया गया था। साथ ही साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ने के कारण पॉल को ये भी पता चला कि पुलिस ने एनी को कई बार सस्पेक्ट के रूप में गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन सारे हॉस्पिटल में मरे हुए बच्चों को एनी ने ही मारा था। लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण एनी को छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पॉल को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि एनी ने ही जरूर उन बच्चों को मारा होगा, उसके इस खतरनाक एटीट्यूड और पर्सनालिटी के कारण। अब यहाँ पर पॉल उन सारे बुक्स को उसकी जगह पर रख देता है और वापस कमरे में आने लगता है। तभी उस जगह पर रखे गए पेंगुइन का एक छोटा सा स्टैचू नीचे गिरने लगा था। पॉल उसे किसी भी तरीके से पकड़ता है और अपनी जगह पर रख देता है, क्योंकि एनी के लिए ये सारी चीजें वैल्यूएबल थी। जिसके बाद पॉल सीधा अपने कमरे में चला गया और उसने सोचा कि आज रात मैं चाकू की मदद से एनी को जान से मार के यहाँ से भाग जाऊंगा। उसने चाकू को अपने बेड के नीचे रख दिया और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों एनी पॉल के पास आती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, जिससे कि पॉल रात को उठा ही नहीं और पूरी रात सोता रहा। अगले दिन जब पॉल की आंखें खुली तो उसकी पूरी बॉडी बंधी हुई थी, जिसे कि एनी ने किया था। यहाँ एनी पॉल को सारी बातें बताती है कि मुझे ये पता चल चुका है कि तुम कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे वो पिन भी मिली है जिससे तुमने दरवाजा खोला और उस छोटे से पेंगुइन के स्टैचू दूसरी डायरेक्शन में मूव होता है। एनी ने तो उसके बिस्तर के नीचे से वो चाकू भी निकाल लिया, जिसकी मदद से वो उसके ऊपर हमला करना चाहता था। यानी कि एक तरीके से एनी ने पॉल की सारी चोरी पकड़ ली होती है और अब बारी थी पॉल को सजा देने की। इसीलिए एनी वहां पर कई सामान लेकर आने लगी, जिससे कि पॉल को टॉर्चर किया जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। एनी ने तो पॉल के दोनों पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया और एक हथौड़े की मदद से उसके दोनों पैरों को तोड़ देती है। इन सारी चीजों से पॉल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो चिल्लाते रहता है। वहीं अब हमें दूसरी तरफ उस सीनियर ऑफिसर को दिखाया गया जो कि इन्वेस्टिगेट करते हुए पॉल को ढूंढ रहा था और यहाँ वहाँ पूछताछ कर रहा था। वो तो सीधा पास ही वाली शॉप में आ जाता है, जहाँ पर दुकानदार से कुछ अजीब सी चीजें पूछने पर वो दुकानदार साफ साफ बताता है कि कुछ दिनों से मेरे पास एक लेडी आ रही है जो अपने साथ कई सारे टाइपिंग पेपर्स लेकर जाती है। शॉपकीपर ने तो उस सीनियर ऑफिसर को एनी के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। इसीलिए अब सीनियर ऑफिसर एनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए ये पता लगाता है कि एनी के ऊपर कई सारे केसेस पहले से ही दर्ज हैं और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। सीनियर पुलिस ऑफिसर को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद वो एनी है जिसने कि पॉल को अपने पास कैद करके रखा होगा। इसीलिए सीनियर ऑफिसर तुरंत ही एनी के घर के पास आ जाता है पूछताछ करने के लिए। एनी ने जैसे ही सीनियर ऑफिसर की गाड़ी को देखा तो उसने बेहोशी का इंजेक्शन पॉल को लगाकर उसे बेसमेंट में बंद कर दिया होता है, ताकि सीनियर ऑफिसर को पॉल के बारे में कुछ ना पता चल सके। सीनियर ऑफिसर तुरंत ही घर में आकर एनी के घर को चेक करने लगता है, लेकिन उसे पॉल के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसीलिए वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी सीनियर ऑफिसर को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगी, जो और कोई नहीं बल्कि पॉल ही कर रहा था। वो ऑफिसर तो फिर से घर के अंदर आकर बेसमेंट के दरवाजा ओपन करता है और उसके सामने पॉल मौजूद था, जिसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन पॉल उस सीनियर ऑफिसर को इशारा करते हुए संभलने के लिए कहता है। तभी अचानक पीछे से एनी ने एक गोली मारी जो सीधा उस सीनियर ऑफिसर की बॉडी में लग जाती है। सीनियर ऑफिसर तुरंत ही मारा गया था, जिसके बाद एनी गन लेके पॉल के पास आती है और कहती है कि हम दोनों को भी अब मरना होगा, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर को पता करने के लिए और भी लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन पॉल एनी को समझाता है कि हम दोनों तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी कहानी के अंदर मिस्री नाम की वो कैरेक्टर जिंदा रहनी चाहिए, और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे वो कहानी फिनिश करनी पड़ेगी।
एनी भी इस बात के लिए मान गई थी, इसीलिए उसने परमिशन दे दी होती है कुछ दिनों की, जिसमें कि पॉल अपनी पूरी कहानी फिनिश कर सके। पॉल तुरंत ही कमरे में आकर टाइपराइटर से कहानी खत्म करने में बिजी हो गया। उसने काफी अच्छी तरीके से कहानी लिखी होती है, वो भी पहले से काफी बेटर। पूरे 1 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद पॉल ने वो किताब कंप्लीट कर ली होती है, जिसमें कि एंड तक मिस्री नाम की वो कैरेक्टर जिंदा रहती थी। अब यहाँ अपनी नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद वो एनी से कहता है कि मुझे एक सिगरेट और शैंपेन चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपने काम खत्म करने के बाद पीता हूँ। एनी तुरंत ही पॉल के लिए वो सारी चीजें इंतजाम करके लेकर आ जाती है। अब पॉल ने यहाँ पर उससे कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए, जिसे कि एनी लाने के लिए घर के अंदर चली गई। तभी पॉल अपने द्वारा लिखी गए सारे नॉवेल के पेपर को उठाता है और नीचे की तरफ फेंकता है। उसने तो उसके ऊपर पेट्रोल गिराना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पॉल को पता होता है कि अगर ये कहानी मैंने कंप्लीट करके एनी को दे दी तो वो उसे जान से मार देगी, इसीलिए वो उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। एनी के सामने तुरंत ही पॉल ने उस किताब के ऊपर आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से एनी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और भागते हुए सीधा उसे बुझाने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पॉल ने मौका देखते ही टाइपराइटर उठाया और एनी के सर पर हमला कर दिया। वो लगातार उसे मारते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि उसकी जान बच जाए। एनी के सर से बहुत खून निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रही थी। पॉल अब किसी भी तरीके से आगे तो बढ़ता है, लेकिन फिर पता चला कि एनी अभी तक मरी नहीं है। वो तो फिर से पॉल के ऊपर कूदकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। पॉल तो किसी भी तरीके से अपने हाथ में एक डोर स्टॉपर को ले लेता है, जो कि मेटल का बना हुआ था, और उसी की मदद से उसने एनी के सर पर मल्टीपल वार कर दिए, जिससे कि एनी को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि वो तुरंत ही मर गई थी। यानी कि इतने दिनों बाद पॉल को आजादी मिल चुकी है और अब कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम वहां पर आकर उसे लेकर चली जाती है। हमें अब यहाँ पर कई सालों बाद का समय दिखाया गया, जहाँ पर पॉल अपने शहर में आ चुका होता है। वो तो एक स्टिक की मदद से चला करता था और उसने अपनी कई सारी नॉवेल्स भी कंप्लीट की हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने अपनी एक नॉवेल ऐसी क्रिएट की होती है जिसके अंदर उसने अपनी और एनी के बीच जो भी चीजें हुई वो भी इंक्लूड किया था, और ये सारी कहानियां क्रिटिक्स और ऑडियंस को काफी पसंद भी आती हैं। इसीलिए उसकी नॉवेल की ये किताब काफी ज्यादा बिक्री हो रही थी और उसे सभी लोग खरीद रहे थे। पॉल अपनी मैनेजर के साथ बैठकर बातें कर ही रहा होता है एक होटल के अंदर। तभी उसकी नजर अपने सामने की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक ट्रॉली के साथ एनी दिखाई जाती है, जो उसकी तरफ लगातार बढ़ती आ रही थी। एनी ने तो एक नुकीला चाकू निकाल लिया था, जिससे कि वो पॉल की जान ले ले। पॉल इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ कि ये एनी नहीं बल्कि कोई और वेट्रेस है, जो पॉल की काफी बड़ी फैन थी। बात यह होती है कि उस इंसिडेंट के बाद पॉल की दिमागी हालत काफी बिगड़ गई और वो उन सारी चीजों को अभी तक भुला नहीं पाया है। उसे हर लोगों में एनी दिखाई देती और ये लगता कि वो कभी भी उसे मार देगी, लेकिन पॉल किसी भी तरीके से अपना पास्ट भुलाता है और आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।